हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में हम कुछ थ्योरी की स्टडी कर रहे थे कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज को दिया है। जस्ट बिकॉज एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा विवाद का विषय है। इसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती हैं। कुछ साइंटिस्ट इसे मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ का अपना मत है कि इस टाइम पे इनका इवोल्यूशन हुआ और कुछ अपने अकॉर्डिंग कहते हैं कि इनका एंसेस्टर ये था। ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये क्यों कंट्रोवर्शियल है। तो आज हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसे एक बार रिकॉल करते हुए न्यू थ्योरीज को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स का अगर ओरिजिन की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन है वो जुरासिक पीरियड में माना जाता है। कौन से पीरियड में? जुरासिक। जैसा मैंने आपको बताया था, जुरासिक को आप कैसे याद रख सकते हैं? जुरासिक को आप याद रख सकते हैं कि जो आपने एक मूवी देखी होगी, द जुरासिक वर्ल्ड, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि आपको याद रह जाए। द जुरासिक वर्ल्ड ये एक मूवी है जिसके अंदर मेनली डायनासोर्स के बारे में बताया गया है। इसको मैं यहां क्यों बता रही हूं, उसके पीछे रीजन क्या है? ये जुरासिक डायनासोर से रिलेटेड है, यानी कि जुरासिक के टाइम पे डायनासोर थे। वैसे ही जब डायनासोर थे, यानी कि जब जुरासिक पीरियड था, उसी समय हमारे एंजियोस्पर्म्स का भी ओरिजिन हुआ था। तो ये सिर्फ याद करने के लिए कि आपको एक बार याद रह जाए कि व्हाट इज अ जुरासिक पीरियड। ये जुरासिक पीरियड कहाँ से आया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम एंजियोस्पर्म ही नहीं, अगर हमें किसी भी प्लांट की स्टडी करनी है, किसी भी एल्गी से लेके फंगी, टेरिडो, जिम्नो, डाइकॉट, मोनोकॉट, एंजियो, मतलब आपको किसी की भी स्टडी करनी होगी तो आपको उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका एंसेस्टर कौन है। एंसेस्टर यानी इसका पूर्वज कौन था। अब इसका पूर्वज पता होने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो पूर्वज था ये किस टाइम पर आया था। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जो हम प्रूफ लेते हैं, वो प्रूफ या एविडेंसेस, वो इनके फॉसिल्स की स्टडी करके लेते हैं। फॉसिल्स जो बहुत टाइम पहले जीव, एनिमल्स, प्लांट, व्हाटएवर जिंदा थे और टाइम के साथ वो मर गए, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो एज अ प्रिजर्वेटिव या अभी भी प्रिजर्व करके प्रेजेंट है, या फिर उनके जो स्ट्रक्चर है किसी ना किसी फॉर्म में उनके होने का पता हमें एक प्रूफ की फॉर्म में हमारे पास है। वो फॉसिल है जिसे जीवाश्म कहते हैं हिंदी में, कि जीवों का कुछ ना कुछ एज ए प्रूफ, उनका चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे उनके फॉसिल हो, वो रबर में हो या फिर किसी भी तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये सब आप पढ़ते हैं पैलियोबॉटनी के अंदर, जो आपने टेरिडोफाइटा वाली बुक में पढ़ा होगा। उसके बाद सेकंड जो हम लेते थे वो था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या था? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर पीरियड लेते थे। कौन से पीरियड? जैसे कि 3 एरा थे, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक। मीजोजोइक के अंदर बात करते हैं हम जुरासिक की। मीजोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड, इसमें एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन माना जाता है कि इस समय एंजियोस्पर्म आए थे। अब ये तो बात हुई, लेकिन इस समय सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म आया था एंसेस्टर, एज ए एंसेस्टर की फॉर्म में एमेंटिफेरी, सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कह सकते हैं, अमेंटिफेरी के मेंबर को लिया जाता है, या फिर रेनल्स। इन दोनों में से किसी एक को भी लेकर आप कह सकते हैं कि ये एज एंसेस्टर काम करते हैं या सबसे प्रिमिटिव ये एंजियोस्पर्म है। ये मैं आपको कल बता चुकी थी। इसके साथ साथ हमने इनके लिए कुछ थ्योरीज पढ़ी थी कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है, इन एंजियोस्पर्म के ओरिजिन के लिए अलग अलग टाइम पर
अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। उन थ्योरी में हमने 7 थ्योरी को रखा था और इसके अलावा मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक थ्योरी भी ली थी। हमारी 7 में से 4 थ्योरी हो चुकी थी। तो चलिए इन 4 थ्योरी को एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट जो थ्योरी थी उसका नाम था आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। क्या नाम था? फर्स्ट थ्योरी आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि आइसोइटस जो एक क्या है, एंजियोस्पर्म है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जिसे कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का, हाँ ये भी याद रखना कि आइसोइटस ओफियोग्लोसेल्स का मेंबर है, ओफियोग्लोसेल्स का मेंबर है। तो इसका ये मेंबर है आइसोइटस और ये आइसोइटस एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है। अब ये किससे सिमिलैरिटी शो करता है? ये सिमिलैरिटी शो करता है एंजियोस्पर्म के, ये सिमिलैरिटी शो करता है किसके साथ में? मोनोकॉट के साथ में। मोनोकॉट भी कौन सा? एक्वेटिक मोनोकॉट। एक्वेटिक मोनोकॉट में नाम था इसका निजास, NIJAS, निजास फ्लैक्सिलिस। इससे ये सिमिलैरिटी शो करता है। क्या करेक्टर सिमिलैरिटी शो करता है? करेक्टर की बात करें तो इसकी लीफ जो कि कैसी थी? लीनियर थी। एंड इसकी जो कार्मस हैबिट थी वो दोनों ही इससे सिमिलैरिटी शो करती थी। ये एक पॉइंट हम क्लास में कर चुके थे। इसके साथ ये जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को दिया था गिवन बाय चैंपबेल। 1928 में। अब नेक्स्ट थ्योरी, सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं। तो जो सेकेंड थ्योरी थी उसका नाम था टेरिडोस्पर्म थ्योरी। टेरिडोस्पर्म थ्योरी। टेरिडोस्पर्म थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू टेरिडोस्पर्म थ्योरी कि जो एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट्स को सीड फंस भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन टेरिडोफाइट्स या सीड फन से हुआ है। अब पॉइंट यहां पे ये था कि इसे 4 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था जिनका नाम था एंड्रयू। अलग अलग टाइम पर दिया है इन्होंने। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1947 आर्नोल्ड, 49 में, 1949 है, ठीक है। इसके साथ में थॉमस 55 में, इसके बाद में क्रॉन्किस्ट 68 में। इन चारों ने मिलकर ये थ्योरी दी कि इनका ओरिजिन एंजियोस्पर्म का ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है। करेक्टर क्या बताया इन्होंने इसके ओरिजिन के, कि क्या रीजन है? तो इसके रीजन इन्होंने ये बताए कि जो ये एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म की जो वैस्कुलर हिस्टोलॉजी है, वैस्कुलर हिस्टोलॉजी, ओके, इन्होंने कहा कि जो ये एंजियोस्पर्म की वैस्कुलर हिस्टोलॉजी है, यानी कि जो इनके वैस्कुलर बंडल हैं, हिस्टोलॉजी,
उत्तक संरचना, जिसमें इनके अंदर जैसे कि स्टील की बात करें, रंभ तंत्र, तो वो एम्फीफॉलिक मिलता है, एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक का मतलब बीच में जाइलम है और दोनों साइड में फ्लोयम। सेकेंड चीज कि इनके अंदर भी वेसल्स एब्सेंट होती हैं। जैसे प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जैसे कि टेरिडोफाइटा के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने इसके लिए रखे थे। इनके बेसिस पे इन्होंने कहा, इसके साथ साथ इन्होंने एक पॉइंट ये और दिया कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है और इनके अंदर यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट से मैच करता है। तो ये 3 से 4 पॉइंट इन्होंने दिए थे। ये थ्योरी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद थर्ड थ्योरी थी जिसका नाम था कैटोनिडेलियन थ्योरी। कैटोनिडेलियन थ्योरी के अंदर या फिर कैटोनिडेलियन थ्योरी के अंदर बताया गया कि जो ओरिजिन है एंजियोस्पर्म का वो कैटोनिडेलियन से हुआ है। कैसे, इसे भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो थर्ड थ्योरी थी उसका नाम था वेट अ मिनट, ओके, कैटोनिडेलियन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कैटोनिडेलियन थ्योरी इसे दिया था थॉमस ने एंड स्टेबिन्स ने। थॉमस ने इस थ्योरी को दिया था 25 से 36 तक और सपोर्ट किया गया स्टेबिन्स के द्वारा। स्टेबिन्स ने कहा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो करेक्ट है, ये सपोर्ट किया था इन्होंने। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है वो कैटोनियल्स से हुआ है। कैटोनियल्स क्या है? कैटोनियल्स एक जिम्नोस्पर्म है। कौन सा जिम्नोस्पर्म? जो कि पहले मिलता था, अब इसका फॉसिल मिलता है, तो ये एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है कैटोनियल्स। अब इसके अंदर ये कब मिला? वही जुरासिक पीरियड में, यानी कि मिडल में मेसोजोइक एरा के। यहां तक ये पॉइंट समझा चुकी थी मैं। इन्होंने कहा कि जो होमोलॉजी है, एविडेंस क्या दिए कि इसके और एंजियोस्पर्म के दोनों के जो होमोलॉजी है ओव्यूल की, यानी कि इनका ओरिजिन सेम है एंड फंक्शन डिफरेंट है। होमोलॉजी ऑफ ओव्यूल सेम है, यानी कि इनका होमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन सेम एंड फंक्शन डिफरेंट। इसके बाद में इन्होंने एक पॉइंट और दिया कि जो इनके स्पोरेंजिया है, अगर उसको देखा जाए, किसके अंदर स्पोरेंजिया मिलेगी? कैटोनियल्स के अंदर। वो एंथर से ऊपरी तौर पर मैच खाती है, जो कि एंजियोस्पर्म्स के ये स्पोरेंजिया मिलती है कैटोनियल्स के अंदर, और ये किससे मैच खाती है? एंथर से, एंजियोस्पर्म के। थर्ड इन्होंने पॉइंट ये कहा कि दोनों में ही रेटिकुलेटेड जालिकावत सिरा विन्यास मिलता है, रेटिक्यूलेटेड वेनिएशन मिलता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट उन्होंने ये दिया कि दोनों में ही जो ओव्यूल्स हैं वो स्मॉल पैचेस में मिलते हैं या फिर पाउचेस के अंदर मिलते हैं, छोटे छोटे पाउचेस में मिलते हैं। ये 4 पॉइंट इन्होंने कैटोनियल्स थ्योरी के अंदर दिए थे कि कैटोनियल्स एक जिम्नोस्पर्म है जिसके ये सारे कैरेक्टर एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ थ्योरी आई उसका नाम है ग्लॉसोप्टेरिडियन थ्योरी।
ये कल की लास्ट थ्योरी थी जिसका नाम है फोर्थ थ्योरी। ग्लॉसोटेरिडियन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये दी थी, याद रखिएगा, डेहगान के थ्रू। डेहगान ने इसको दिया था 1893 में। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो ग्लॉसोप्टेरिल्स है, ग्लॉसोप्टेरिडिल्स के मेंबर, जो कि एक सीड फंड है, टेरिडोफाइट है, ये मैच करता है एंजियोस्पर्म से। कैरेक्टर कौन से? कि इसके अंदर मिलती है मेगास्पोरोफिल, और इसके अंदर मिलती हैं लीफ, जो कि दोनों ही सिमिलर होती हैं। तो इसलिए ग्लॉसोप्टेरिडियल्स को इसका एंसेस्टर कहा जा सकता है और एंजियोस्पर्म्स को ग्लॉसोप्टेरिडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट माना जा सकता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी जो है वो आज से हम न्यू थ्योरी कवर करते हैं, उसका नाम है बेनेट-इटैलियन थ्योरी। बेनेट-इटैलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग फिफ्थ जो थ्योरी है उसका नाम है बेनेट-इटैलियन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये दी थी, याद रखिएगा, ये दी किसने थी? सेपोटा एंड मैरियन ने दी थी, और इसके बाद में, इनके बाद में किसने दी थी? आर्बर एंड पार्किन ने 1907 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन है वो एक जिम्नोस्पर्म, जिसका नाम है साइकेडिओइडी, यानी कि ये जो जिम्नोस्पर्म का जो ये ग्रुप है साइकेडिओइडी, इससे मैच करता है। किस बेसिस पे? ये एंजियोस्पर्म से मैच करता है। कैरेक्टर कौन से बताए इन्होंने? इन्होंने कहा कि इनका नेचर, जिम्नो का ले लो चाहे एंजियो का ले लो, और इनका ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर, यानी कि जो इनका हैबिट और हैबिटाट है और ये जिस तरह से डेवलप हुई, इनकी जो संरचना है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक सिमिलैरिटी शो करते हैं दोनों के आपस में। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो बहुत हद तक दोनों की सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने कहा, जैसा कि इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें इन्होंने कहा कि इसका जो मेंबर है, किसका मेंबर? इसका मेंबर, इस साइकेडिओइडी का मेंबर है एक, जिसका नाम है, वो मेंबर किससे मैच खाता है? एंजियोस्पर्म का एक मेंबर है मैग्नोलिया। ये एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है। इस प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के जो कैरेक्टर है वो साइकेडिओइडी के मेंबर से मैच खाते हैं। किस बेसिस पे? कि दोनों के जो फ्लावर हैं साइकेडिओइडी, इन दोनों के कैरेक्टर्स मैच खाते हैं। ये एक एंजियोस्पर्म ही है। किस बेसिस पे? कि दोनों के फ्लावर का स्ट्रक्चर और जो सिमिलैरिटी है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वगैरह, वो करेक्ट सिमिलर है। और उसके साथ साथ जैसा कि इन्होंने कहा कि इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर में वो सेकंड दोनों ही बाइसेक्सुअल है,
और थर्ड कि दोनों के पास में एक लॉन्ग एक्सिस होता है जो कि ब्रैक्ट यानी कि सहपत्र, मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल को कंटेंट करता है। तो इस बेसिस पे इन्होंने 3 कैरेक्टर बताए। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो ये मैग्नॉइड है एंड एलिड के मेंबर दोनों ही एंडोस्पर्म लार्ज एंड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। यानी कि यहाँ तक अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्होंने कहा कि जो मैग्नॉइड के मेंबर हैं वो साइकेडी से मैच खाते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस मैग्नोलिया के मेंबर जो ये एंजियोस्पर्म है मैग्नोलिया, इस एंजियोस्पर्म के मेंबर एलिल्ड के मेंबर से सिमिलैरिटी शो करते हैं। किस बेसिस पे? कि दोनों के पास ही लार्ज एंडोस्पर्म होता है और वो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के टाइम पर खत्म हो जाता है। यानी कि एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को पूरा यूज कर लेता है, इसलिए इनकी दोनों के ही अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है वो सीड मिलते हैं। तो ये थ्योरी कंप्लीट हुई। तो ये थ्योरी क्या कहती थी? इस थ्योरी का नाम है बेनेट-इटालियन थ्योरी, दी थी सपोर्टा एंड मैरियन ने। इसके बाद में आर्बर एंड पार्किन ने भी इसे दिया 1907 में। इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म जो है वो साइकेडियोडी से मैच करते हैं। और ये साइकेडियोडी क्या है? ये एक जिम्नोस्पर्म है। अकॉर्डिंग टू दिस कि जो नेचर है दोनों का, एंजियोस्पर्म्स का एंड साइकेडियोडी का, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो दोनों के सेम होते हैं। जैसे कि एक एंजियोस्पर्म का मेंबर है मैग्नोलिया, वो साइकेडियोडी के मेंबर से मैच करता है। किस किस बेसिस पे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों ही बाइसेक्सुअल है और दोनों के पास में एक लंबा एक्सिस होता है जो कि मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और ब्रैक्ट को कंटेन करता है। उसके साथ साथ इन्होंने सेकंड एविडेंस ये भी दिया, मैग्नोलिया के जो मेंबर हैं वो एलिल्ड के मेंबर से मैच करते हैं। दोनों के ही पास लार्ज एंडोस्पर्म होता है और जो सीड होते हैं उन तक पहुंचते पहुंचते उस एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं। तो इसी के साथ फिफ्थ थ्योरी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।